नमस्कार, मैं हूं प्रसून। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। बीजेपी की रणनीति की अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो तो उसके सहारे जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जाए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर के एजेंडे पे लड़ने की पटकथा तैयार कर ली है। सी वोटर एबीवीपी के सर्वे में 55% लोगों ने कहा है कि राम मंदिर के बारे में जो वादा बीजेपी ने किया था सत्ता में आने से पहले, उसे उसने पूरा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस सर्वे में 2263 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे को 30 दिसंबर को करवाया गया था। राम मंदिर से बीजेपी को मिलेगा सियासी फायदा। भगवान राम पर राजनीति भाजपा को फायदा कैसे दिलाएगी, इसके लिए सर्वे किया गया। अयोध्या में भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजित होंगे। राम मंदिर का क्रेडिट भाजपा जानबूझकर लेना चाह रही है। भाजपा राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। सी वोटर एबीपी सर्वे के हिसाब से 55% लोगों ने कहा है कि राम मंदिर के बारे में जो वादा किया गया था बीजेपी ने उसे एक हद तक पूरा कर दिया है। इसी सर्वे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज पंडित, बीजेपी नेता। आपका स्वागत है। आशीष कुमार मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस पूरी चर्चा में साथ देने के लिए। क्या कह रहे हैं इस सर्वे के नतीजे, जिसमें बताया गया है कि 55% से ज्यादा लोगों ने माना है कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसको निभाया है। पहला क्वेश्चन राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए प्रसून जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सन 1900 समझ लीजिए 85 से राम मंदिर आंदोलन और इनका जो शुरुआत से जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1983 से, तब से इनके एजेंडे के अंदर 3 चीजें लेकर के चल रहे थे, जिसके अंदर राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक जो इनका एजेंडा था या आइडियोलॉजी थी, आज कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए वो उनके अंदर 2 चीजों को इन्होंने बिल्कुल सटीक और सही दिशा में कार्य करते हुए और उनको निस्तारित कर दिया। आज जिस तरीके से राम मंदिर आप भारत के अंदर बंद करके और बहुत शानदार तरीके से आज ये समझ लीजिए वहां पे राम पताका फहरा रही है, तो ये केवल इसके अंदर आपको भी ये चीज समझनी है और पूरे हिंदुस्तान इस चीज को समझता है कि ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये केवल एक आप ये समझ लीजिए धर्म स्थल नहीं है, ये भारत की आस्था और भारत का गौरव का विषय है। क्योंकि हमारा जो भारत है और हमारा जो सनातन धर्म है, इसके अंदर राम एक आप ये मान के चलिए आत्मा में बसा हुआ नाम है। और यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे राम यहाँ के कण-कण में है, उन राम की जन्मभूमि अयोध्या, और अयोध्या के अंदर जो उनका जो जन्म स्थान था, उसके लिए इतना संघर्ष, और संघर्ष के बाद में 500 साल के संघर्ष के बाद में आज जब वहां पे राम मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, तो निश्चित रूप से देखिए ये हर सनातनी के लिए गौरव का विषय और एक हर्ष का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसको कहीं ना कहीं भुना रही है या समझ लीजिए उनके पक्ष में ये फैसला जा रहा है, तो देखिए इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं है। नीरज पोद्दार जी, आपको रुकना चाह रहा हूं मैं। हमारे साथ है मनोज पंडित जी। बीजेपी की वाहवाह हो रही है, कहा जा रहा है कि जनता के मूड को भाप लिया है, जनता के मूड के साथ है। जनता भी कह रही है 55% कि आपने जो वादा किया था उसको निभाया है, बेहद अहम उपलब्धि है। प्रसून जी, वाह क्यों नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, जब हमने काम किए हैं, और हमने ये काम ऐसा नहीं है जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तभी से हम लोग, ये आज से नहीं, ये 500 साल से चल रहा है। जो विवाद था वो विवाद बेशक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खत्म हुआ, पर लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में जो सरकार ने सहयोग किया है, तो ये एक बड़ा काम है और एक इतिहास रचा जा रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के साथ साथ जो विदेशों में भी जो एक चीजें थी, जो विपक्षी पार्टियां जो एक दुकान चला रही थी, दुकान बंद हो गई ना उनकी। आप ये देखिए, पहले उनकी प्लानिंग क्या हुआ करती थी
कि भाई कार सेवक के ऊपर गोली चलाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने और सारी चीजें की। तो कहीं ना कहीं जो एक हर हिंदू के मन में एक जो भावना थी, आज वो सपना साकार होने जा रहा है और उस सपना साकार करने में बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का। मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लग रहा है चुनावी नफे नुकसान के इस दौर में आपको क्या लगता है इसका चुनावी कितना फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा नुकसान तो हम लोग, भारतीय जनता पार्टी फायदा नुकसान के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का तरीका दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है देश के विकास की, नौजवान की तरक्की की, सुरक्षा की, हम लोग उसकी बात करते हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, इतिहास रचा गया ना, 37 साल बाद हम दोबारा सरकार में आए, तो कहीं ना कहीं जो वादे हमने जो लोगों से किए थे वो आज हमने पूरे किए हैं। तो जब आप जनता के हित की बात करेंगे तो जनता आपको सिर आंखों पे बैठाएगी। जब जो चीजें हमने की थी वो हमने करके दिखाई, तो लोगों की भावना है। आज जो सर्वे की बात आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उस नतीजा है वो सर्वे जो आपने कराया, उस सर्वे में जो नतीजा आया वो हमारी मेहनत का असर है, जो हम चीजों ने करके दिखाए हम लोगों ने। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो सवाल पूछे गए थे, पूछा गया था आम जनता से कि मोदी सरकार के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है। उसमें से एक सवाल, उसमें जवाब जो दिया गया उसमें कहा गया कि मोदी सरकार की ये अहम उपलब्धि है। इससे 55% लोगों ने इत्तेफाक रखा। कुछ लोगों ने कहा कि ये कुछ हद तक अहम उपलब्धि है, उस ऐसे लोगों की संख्या 11% रही। कुछ लोगों ने सिरे से निकाल दिया, कह दिया ये अहम उपलब्धि नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या 15% रही। किसी ने उपलब्धि ही नहीं माना, ऐसे लोगों की संख्या 14% रही और कई लोगों ने अपनी राय ही नहीं दी, वो 5% के रहे। मतलब मोटे मोटे तौर पे इस आंकड़े को ले लिया जाए तो साफ है कि एक बड़ा जनमानस राम मंदिर के मुद्दे को अहम उपलब्धि मानता है। लेकिन सवाल फिर है कि क्या इस उपलब्धि को देखते हुए चुनावी गणित में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस चुनावी गणित पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कांग्रेस प्रवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले नमस्कार आपको शुक्ला जी, और आपके माध्यम से मेरे पैनल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय और हमारे राजनीतिक विश्लेषक गुरु जी को, सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और राम मंदिर का निर्माण हुआ, निश्चित तौर पर यह संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना सिलसिलेवार क्रम तरीके से लेके चलता हूँ, ठीक? फिर आप देखिएगा कहानी क्या होती है। 1985 में राजीव गांधी जी ने घर घर राम जी को पहुंचाने का काम किया। कैसे? रामानंद सागर जी ने रामायण का निर्माण किया और दूरदर्शन पर प्रसारित कराने की अनुमति यदि कोई देने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था राजीव गांधी। उसके पहले थोड़ा सा जाए, 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक थी ही नहीं, ठीक है, पैदा तक नहीं हुई थी, ठीक है, उस समय 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान जब भारत में लागू करके दिया गया, तो पहले पृष्ठ पर यदि अगर कुछ रहा तो राम मंदिर के द्वार का निर्माण किया गया और राम जी के चित्र का निर्माण किया गया। 1986 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी को मना के कपाट के ताले को खुलवाने का काम यदि किसी ने किया तो वो श्रीमान राजीव गांधी जी ने किया। 1989 में जब चुनावी भाषणों में जिक्र हुआ करता था तो राजीव गांधी जी राम मंदिर के निर्माण की बात किया करते थे। चेन्नई में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राजीव गांधी जी ने की थी, उस समय उनसे जब आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार लोगों ने पूछा था, राजीव गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, राम मंदिर तो अयोध्या में ही बनेगा। अब उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। हत्या हो जाने के बाद नरसिम्हा राव जी शासनकाल में आते हैं। जब नरसिम्हा राव जी आते हैं तो वो भी एक पहल करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जाए, ठीक है। जब उसमें जाते हैं तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी को विध्वंस कर दिया जाता है। लेकिन ये आपको जो मैं डेट बता रहा हूं उसको गौर कीजिएगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी को विध्वंस किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जनवरी 1993 में, तत्काल 1 महीने भी नहीं बीतने दिया गया, जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार विवादित जमीन को
अपने पास लेने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल लेके आती है, उसका अध्यादेश लेके आती है। 1993 में ही राष्ट्रपति के द्वारा 7 जनवरी 1993 को राष्ट्रपति महोदय शर्मा जी के द्वारा, शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनके द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी जाती है। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि थी, उसके चारों तरफ 60.70 एकड़ की जमीन में वो एक योजना बनाते हैं कि किस तरह से इसको किया जाए, जिसमें मुख्य क्या रहता है। योजना में रहता है राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और मूलभूत आवश्यकता की जो वहां पे चीजें हों। लेकिन इसका विरोध करना कौन शुरू करता है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बस आशीष जी इसी पे रोक लेता हूं मैं आपको, आप ये बता दीजिए, इतनी अच्छी चीजें थी, दशकों से आप राम मंदिर निर्माण के लिए लगे हुए थे, आपकी पार्टी लगी हुई थी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इस अच्छे काम में अचानक बाधा कौन डाल रहा है अब? सुनिए ना, अरे मेरी बात तो बता दीजिए, अब हमारे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने धैर्य के साथ हमने सुना, आप कांग्रेस पार्टी को मैं श्रेय दे देता हूं इसका, दशकों से आपकी कोशिशों से इसको एक मूर्त रूप दिया गया, अब क्यों बाधा आ रही है? उसका क्रेडिट लेने में अब आपकी सरकार, आपके नेतृत्व क्यों पीछे हट रहा है? शुक्ला जी 10 सेकंड मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, सुनिएगा। किससे बाधा लाया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आप सभी बड़े बुजुर्गों के सामने मैं गवाही देता हूं, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। 16 तारीख को मैं मुंबई से 17 तारीख अयोध्या पहुंच रहा हूं। 22 तारीख को बिना कोई पार्टी का बात किए, बिना किसी पार्टी के लाव लश्कर के, क्या आपके बड़े नेता जा रहे हैं? सोनिया गांधी जी जा रही है क्या वहाँ पे? राहुल गांधी जा रहे हैं क्या वहाँ पे? आप तो ये पूरा हिस्ट्री उठा के लाए हैं, डेट्स बता रहे हैं। अरे भाई, उसके बाद आपकी सरकार सत्ता में थी, आपने क्या किया ये बताइए ना आप मुझे। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। मैंने जो अभी इतने लंबी मैंने बातें की ना, वो राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी के बारे में ही बात की। तो एक गांधी का आशीष जी, मेरा सवाल केवल इतना है कि अभी की सरकार, अभी का जो नेतृत्व है, क्या वो राजीव गांधी जी को क्रेडिट नहीं लेने देना चाहता है? आपके दशकों प्रयास को नकार रहा है? क्या कारण है कि आप, जैसे बीजेपी को तो हम मान रहे हैं कि वो क्रेडिट लेने के चक्कर में है, आप भी ले लीजिए क्रेडिट। यही जितनी अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं, इसका क्रेडिट लेने में क्यों पीछे हट रहे हैं? बयानबाजी अलग से हो रही है, आपके स्वयं प्रीतोदा कह देते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, राम मंदिर की बात नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए अब मेरी बात, आपकी बात मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुनी। स्वयं प्रीतोदा का बयान अलग है, उदित राज कह रहे हैं आपके कि सुपर राजनीति हो रही है। काशी विश्वनाथ की भूमि जी, इन्हीं के लोग कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया इन्होंने, पिछले चुनाव में हल्फनामा दिया ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ठीक है, आप बताइए, चुनाव तो रोक दीजिए इस चीज को। पहला छात्रा से बलात्कार करते। आज कैसे परिवर्तन हो गया आशीष जी का? आशीष जी, मुझे लग रहा है कि आपकी जो आपकी जो भावना है वही लोगों की जन भावना है। निरंजन जी, हमने क्या कहा आपसे शुक्ला जी? राम भक्त वहाँ पे जो आ रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है। गर्व की बात है। निरंजन जी, अब आपसे टिप्पणी कैसे देखते हैं उपापो? जनता चाहती है मंदिर बने, नेतृत्व नहीं लेना चाहता क्रेडिट। अरे मंदिर बने, लेकिन चंदा का पैसा कोई खाए नहीं ना। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप बोलिए निरंजन जी। नरेंद्र मोदी, इनको एक पैसा खा के बैठे चंदा का। और अभी भी क्या किया उन्होंने? बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद, कितने विधायकों ने अपने जेब से रुपए दिया है? कितने महीने की तनख्वाह दिया उन्होंने? अरे अब साफ के रखिए थोड़ा सा। देखिए प्रसून जी, ऐसा है, रामायण की एक उपाय है, निर्मल मन जन सो मोई पाओ, मोई कपट पर चित्र न भावा। अब यहाँ की स्थिति क्या हो रही है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। कभी वो राम मंदिर के पक्ष में बोलना चालू कर देता है और वो कहता है कि सारा का सारा श्रेय और इसकी जो नींव है वो हमारी तरफ से रखी गई है, और कभी वो कहता है कि ये जो है देश के अंदर एक बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई जिस तरीके से बात कर रहे हैं। आशीष जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक उसी सर्वे का एक पार्ट था, दूसरा पार्ट है, उसमें बता दूं कि उस सर्वे में क्या नतीजा निकला। पीसीआर, आप उस सेकंड प्लेट को चलाइए सर्वे के। जानना चाहता हूँ, विपक्ष का कौन ऐसा नेता है जिसने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? अयोध्या में रामलला के बारे में जो सर्वे हुआ है, उसके बाद ये भी सर्वे हुआ कि धारा 370 अनुच्छेद हटाने पे बीजेपी को उसका सियासी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरे सर्वे में यह नतीजा आया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं।
उसमें बताया गया 56% लोगों ने कि यह अहम उपलब्धि है, 15% लोगों ने कहा कि यह सामान्य उपलब्धि है, 13% लोगों ने कहा यह उपलब्धि ही नहीं है, अहम उपलब्धि नहीं है, 11% ने कहा कि यह कोई उपलब्धि नहीं है, 5% की कोई राय नहीं अभी तक आई है सामने। इसका मतलब है, ये बड़ी चौंकाने वाली चीज है, इसका मतलब है कि जनता कह रही है राम मंदिर से ज्यादा असर धारा 370 का है जो हटाया गया, उसका ज्यादा असर होगा, उसकी ज्यादा अहम उपलब्धि में गिना जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 15 जनवरी को रामलला का विग्रह मूर्ति को गर्भगृह में पहुंचाया जाएगा। 16 जनवरी को विग्रह मूर्ति का अनुष्ठान किया जाएगा। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण कराया जाएगा। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ कराया जाएगा, पंडितों द्वारा इसका आरंभ होगा। 19 जनवरी को अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह में वास्तु शांति अनुष्ठान कराया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला का कलश स्नान कराया जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। राम मंदिर का निर्माण भारत की राजनीति के सियासी राजनीति पर क्या प्रभाव डालेगा, जानते हैं अपने जुड़े हुए मेहमानों से। मनोज जी, पूरी प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलेगी। नतीजे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो मनोस्थिति है राम मंदिर को लेकर, उसको लग रहा है कि बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाएगी, जबकि जो सर्वे आ रहा है उसमें बताया जा रहा है धारा 370 को हटाया जो बीजेपी ने, उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। कृष्ण जी देखिए, लाभ तो जब आप काम करते हैं तो उसका हानि लाभ होता ही है, लाभ तो मिलता ही है और लाभ मिलना भी चाहिए। आप ये देखिए कि 370 एक ऐसा मुद्दा था, जब 370 हटाने की बात हो रही थी तो उस वक्त ये लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी आपने देखा 1 महीने तक पूरा सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया हर उस वक्तव्य को रखने के लिए कि 370 हटनी चाहिए, गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया। पर लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने भी बता दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि भाई जो आपने ये लगा 1 महीने तक सारी सुनवाई में कहा कि सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो संवैधानिक तरीके से है और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, राम मंदिर का सियासी फायदा ले पाएगी बीजेपी या 370 के सहारे ही नदी पार करने की तैयारी में, या बैतरणी किसी और विकास के मुद्दे पे पार करेगी बीजेपी? शुक्ला जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ है तभी से, और जब भी मैं इनके जो मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो आधे से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रचार में लीन रहते, तो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा। जब सोचिए कि मुझे याद है कि जिस दौर में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाती थी, उस समय एमए करने के बाद और बीए करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भीख मांगा करते थे, बोलते थे मैं भिक्षा मांग के 35 साल जीवन का भिक्षा मांगा हूं। तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों का एक ही है, भगवान के नाम का सिर्फ इनको राजनीतिकरण करना है। हम वहां पे जाएंगे निश्चित तौर पे। मुझे लगता है कि आप आंकड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उससे जो आंकड़े गिनाते हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, गरीबी थी तभी तो इंदिरा जी ने बताया था कि गरीबी हटाओ। लोगों को अगर रोजगार मिल रहा होता तो आपकी नरसिम्हा राव सरकार उदारवादी नीतियां अपनाई है, उसी के कारण से आई कि आप रोजगार नहीं दे पा रहे थे, तमाम भ्रष्टाचार था, लाल फीताशाही थी। इसी के लिए 2 करोड़ प्रति वर्ष आप बात कर रहे हैं रोजगार की, ये अलग विषय है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यापार करेगा या नौकरी करेगा या उचित नहीं लगता है। निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या विकास के मुद्दे पे 2024 का चुनाव जीतेगी कि राम मंदिर धारा 370 का भी अहम रोल है? निरंजन पोद्दार जी, और किसानों के ऊपर सारे औषधि जाती है,
अभी प्रसून जी इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी केवल मंदिर बनवा करके लोगों को भिक्षा की तरफ प्रेरित कर रही है, यानी कि मंदिर के अंदर मंदिर बनवाना और मंदिर के अंदर जाना लोगों की आस्थाओं को ये केवल भिक्षा से मंदिर बनवा के कर रहे हो। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा विधायक और सांसद है जिसने हमारे महीने का वेतन दिया? दूसरी बात, जो धारा 370 की बात है, धारा 370 के अंदर इनको हमारे पूर्वांचल में कहावत है, जबरा मारे रोमी भी नहीं। इनको भी वही आपकी हाल है। देश का सेंटीमेंट क्या है? जिस दिन धारा 370 रिमूव हुई, देश का सेंटीमेंट ये है कि 37% देश का सेंटीमेंट है कि 37% भाजपा के साथ और 63% विपक्ष के साथ। इसी के लिए 40 ऐसे दलों को आशीष जी, ये जिस तरह की डिबेट चल रही है इसको मुर्गा लड़ाना कहते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात कहिए, दूसरे की बात सुनिए। अगर आप इस तरह की डिबेट करेंगे तो लगेगा जो आप ही लोग टर्म यूज करते हैं कि मुर्गा लड़ाया जाता है टीवी डिबेट में, तो एक काम मत करिए। आपसे रिक्वेस्ट है जी, सुनिए निरंजन पोद्दार जी को। बताइए ना, संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिसको विश्व देखता है, जो क्योटो बनाने का वादा था, वहां पे महिला छात्रा के साथ बलात्कार किया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। एक बार कोई टिप्पणी देके दिखाए। अरे भाई, जिस चीज की सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आशीष जी, आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छी बात की है, जनभावना की बात की है, लेकिन अगर किसी के चाल चरित्र पर बात की जाए तो कोई भी अपने कार्यकर्ताओं की गारंटी नहीं ले सकता। एक के साथ 101 उदाहरण दे दूंगा मैं आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ गलत काम किया होगा, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर थोप देना ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व से इतना अपेक्षा किया जा सकता है कि वो एक्शन ले। बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मेहरबान है। कुलदीप सेंगर ने कौन सा काम किया था बताइए जरा। आप विषय पे रहिए, अगर उस विषय पे आएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, हर एक प्रश्न का जवाब है मेरे पास। कि ये उत्तर प्रदेश में जब वो किसानों पे गाड़ी चढ़ी, ठीक है, अजय टैनी साहब केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे को कानून ने अपना काम किया, जेल गया, चीजें हुई, सारी प्रक्रिया चली। कांग्रेस की तरह नहीं है कि आप अपने नेताओं को ऐसे बचा के बिठा दें ताकि वो उनका कुछ होए ना। और मैं आपको फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है कि अगर कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस की तरह हम लोग बचाते नहीं है किसी को। किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए आप, हमने हमेशा कानून के साथ खड़े हुए, कानून की परिधि में काम किया है, कांग्रेस की तरह काम नहीं करते। और आप ये देखिए, वही उसी चीज का असर है। निरंजन पोद्दार जी करते इस बात पे। निरंजन पोद्दार जी, आखिरी सवाल आपसे, 2024 का चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा या राम मंदिर के मुद्दे पे? विकास, हम तो विकास पे ही घेरेंगे। देखिए प्रसून जी, अगर डिबेट को सही रूप में चलाना है तो इनको शांत करवाइए, इनको बोलिए अपने टर्म पे बोले, क्योंकि हर बार बीच में बोल करके चीज को डिरेल कर रहे हो। अब जो आपने सवाल किया उसका जवाब, युवाओं का भविष्य आप लोग खराब कर रहे हैं। प्रसून जी, शांत करवाइएगा, फिगर डाउन कीजिए ना। ये बताइए कि 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ कैसे हो गया बताइए? ये आपका नहीं है, आप लोगों की रोजी चल सकती है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 1,40,000 खर्चा हो रहा है, कैसे हुआ बताइए? निरंजन जी, इस डिबेट का मुझे लगता है बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग सभी लोग इस मुद्दे पे जुड़े और अपना समय दिए, इसके लिए दिल से आप लोग सभी लोगों का आभार। आपको बता दें कि इस चर्चा से इतना तो साफ है कि मंदिर का मुद्दा भारत की जनता के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ने वाला मुद्दा है। लेकिन जनता यह भी मानती है कि इसका एक हद तक ही चुनावों पे असर पड़ेगा, इससे ज्यादा असर तो धारा 370 हटाने का लोगों के जनमानस पे असर पड़ा हुआ है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। आप सभी लोग देखते रहिए एपीएन न्यूज।